नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना काल के बाद शहर में ना काम बचा है और ना पैसा। कोरोना के अलावा भुखमरी का डर अलग से है और इसीलिए टूटी उम्मीद के साथ प्रवासी तो गांव की तरफ लौट आए। अब इस कोरोना से लोगों को ना केवल संक्रमित होने का डर है बल्कि उम्र भर गरीबी, भुखमरी और अंधेरे भविष्य के रूप में एक और डर उनका पीछा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना से आगे के रोना की, क्योंकि पिछले 2 महीने से कमाई ठेला भी नहीं हुई और हालात अब सुधरेंगे इस उम्मीद में पेट काट काट कर जो कुछ जोड़ा था वो पेट की आग बुझाने में खर्च हो गया। आज के वक्त में कोई शहर की ओर कभी न लौटने की कस्में खा रहा है तो कोई हालात सुधरने पर एक बार फिर से सोचने की बात कह रहा है। दिल सबका टूटा है और उस व्यवस्था से जिनके लिए वो पसीना बहाते थे, आज आप, मैं और पूरा देश कोरोना के खौफ से ज्यादा उन्हें भूख से डरते देख रहा है। रोते बिलखते प्रवासियों को रोटी के टुकड़े पर मरते देख रहा है। लेकिन अफसोस, सियासत के चकाचौंध में भूख कहीं खो सी जा रही है। यह भूख जिंदगी को मौत तक लेकर जा रही है। यह भूख गरीबी के गुनाह की गवाह बनती जा रही है। यह भूख सियासत से गुहार लगाते लगाते दम तोड़ती नजर आ रही है। और आज एएनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हम बोलेंगे इसी भूख पर, हम सवाल पूछेंगे इसी भूख पर। रोजी रोटी लुटने के बाद जिंदगी बचाने की जुगत में तो सभी जुटे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी जो दर्द पर हौसले का मरहम लगाकर कह रहे हैं भूखे हैं हम। गरीब की भूख को देखने वाली सियासत की आंखों का रेटिना मानो किसी ने फिर से बदल दिया। भूखे गरीब के लिए झूठे ही धड़कने वाला दिल फिर किसी ने ट्रांसप्लांट कर दिया। सियासत की ड्योढ़ी पर गरीब की गुहार सियासत के लाल कालीन के नीचे दबी सदियों से ससक रही है। लोकतंत्र का ढोल अपने राजनीतिक वर्चस्व की मुनादी में इतना जोर से बज रहा है कि भूख से मरे गरीबों की लाश के कान के पर्दे से लेकर दिल तक सब कुछ फट जाता है। सियासत रोज नए रंग बिरंगे बयानों के दुशाले में लिपटी भूख को अपनी जूतियों तले रौंद कर किसी जागीरदार सी आगे बढ़ जाती है। देश की भुखमरी को दूर करने के लिए सरकार के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं आता तो यह रिपोर्ट देख लीजिए। अरे यहाँ मरने से अच्छा माँ की गोद में मरेंगे, कम से कम उसका प्यार तो मिलेगा हमें। उनकी दाल में आंसू नमक का काम करते हैं। वो रोता है लेकिन दिखता नहीं। उनकी आंखों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं। जान उनमें भी है लेकिन वो अनजान है। वो अपने खून का एक एक कतरा अपने पेट को भरने के लिए जलाता है, फिर भी वो भूखा सोता है। भूख के मारे जब उसका खून जलने लगता है और उनकी धमनियों में खून की जगह आंसू बहने लगता है, धमनियां सिकुड़ने लगती है। धीरे धीरे धमनियां काम करना बंद कर देती है। और भूख से उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। आपको बता दें कि पूरा भारत भुखमरी की मार को झेल रहा है। उधर सरकार अपनी योजनाओं का डंका पीटते नहीं थकती, शर्मनाक बयानबाजी करती है। सरकार की कई सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर लिखी ही रह जाती है और फाइलें पड़ी पड़ी गल जाती है।
और कभी कभी सरकार के झूठे वादों और जुमलों की चिता में योजनाएं भी जलकर राख हो जाती है। भूख जाति नहीं देखती, भूख धर्म नहीं देखती, भूख पार्टी नहीं देखती, उनको दिखती है तो सिर्फ रोटी, जिसकी कीमत कभी कभी वो अपनी जान गंवाकर अदा करते हैं। उनकी भूख पर राजनीति होती फिर भी वो चुप रहते हैं। हंगर इंडेक्स में लगातार गिर रही रैंकिंग। भारत साल 2014 में 55वें स्थान पर था। साल 2015 में 80वें स्थान पर था। साल 2016 में 97वें स्थान पर। साल 2017 में 100वें स्थान पर था। साल 2018 में 103वें स्थान पर रहा। साल 2019 में 102वें स्थान पर पहुंचा। तो जब ऐसी स्थिति में भारत है तो मोदी सरकार जो विकास का राग अलाप कर अपनी छाती ठोक कर कहती है कि ये न्यू इंडिया है, अब कोई भूखा नहीं सोता ना ही भूखा मरता है, तो अब बात न्यू इंडिया की करते हैं। देश में भूख से हजारों बच्चे दम तोड़ देते हैं। देश में तकरीबन यहां तक कि नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। बहरहाल सियासत के दावे इतने मजबूत हैं कि इनके आगे भूख टकराकर दम तोड़ देती है। सियासत से जब भी भूख टकराती है तो ये भूख ही हर बार मारी जाती है। सियासत के खेल में न कोई दर्द है न कोई कानून, लेकिन गरीबों के यही हजारों जुर्म हैं कि वो गरीब हैं और उसी गरीबी का फायदा उठाकर सत्ताधारी उन पर राजनीति करते हैं। आखिर कब तक उन पर और उनकी भूख पर राजनीति होती रहेगी? कब तक वो गरीब भूखे मरते रहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। अरे यहाँ मरने से अच्छा माँ की गोद में मरेंगे, कम से कम उसका प्यार तो मिलेगा हमें। मेरा पति भी खूब सीरियस है, बेटा भी सीरियस है। कंपनी वाला आने नहीं देता है। 2 बार 3 बार आया लेकिन लेके चला गया। तो सरकार गरीबों और मजदूरों को रोटी की झूठी दिलासा देकर सत्ता पर काबिज तो हो जाती है, लेकिन गरीबों के लिए बोलने वाले शब्द सत्ता की बाढ़ में आकर बह जाते हैं और वहीं से राजनीति रास्ता बदल लेती है। मजबूर गरीब भूख से तड़पकर चिल्ला चिल्लाकर कहते रहते हैं, ऐ सरकार भूखे हैं हम। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले सरकार और उनके नुमाइंदों से ANB न्यूज यह सवाल पूछना चाहता है कि जिस देश का बचपन ही है भूखा, उस देश की आखिर जवानी क्या होगी? और साथ ही साथ हम यह भी पूछना चाहते हैं, 21वीं सदी के भारत में भुखमरी क्या शर्म की बात नहीं है? आर्थिक महाशक्ति भारत दुनिया के सबसे भूखे देशों के लिस्ट में आखिर क्यों है? कुपोषण और भुखमरी से लड़ना हमारी प्राथमिकता में आखिर कहां है? भूख से मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और सियासत जिंदा है तो इंसानियत शर्मिंदा आखिर क्यों है? और साथ ही साथ हम यह भी सवाल करना चाहते हैं कि सरकार की चिंताओं में कब होगी
ये भूख। तो आज सत्ता में बैठे लोग डाटा की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि गरीबों के पास आटा नहीं है तो डाटा का क्या करेंगे। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रमन राय मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एएनबी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल भी लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। सबसे पहले रमन मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। गरीबों के लिए सरकार कहती है कि हमारे पास तमाम योजना है, फिर भी जो गरीब है वो आज की डेट में भूख से मर रहा है। क्या सारे गरीब सरकार की योजनाओं में नहीं आते, और अगर आते हैं तो आज ये भूखे क्यों हैं? रमन मलिक जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। रमन जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? आ रही है। हाँ रमन जी, आपसे सवाल आ रही है। सवाल का जवाब चाहेंगे आपसे रमन जी। हाँ, तो ऐसा है कि अगर कोई इस सरकार के दिए गए कामों को नहीं देख सकता कि ये गरीब, कमजोर, शोषित, पीड़ित को समर्पित सरकार है, तो या तो उसके देखने में मुश्किल है, अच्छा, या उसके समझने में मुश्किल है। तो आपको लगता है भुखमरी की जो स्थिति है वो लगातार सुधरती जा रही है? देखिए, अगर तो कोई पूर्वग्रसित एजेंडे से कोई सुनना ना चाहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं। हाँ, तो सुनिएगा, उसके बाद बीच में सवाल करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा जी। और आधा घंटा छोड़िए, मैं आधा दिन बैठ के आपके साथ आपके सवालों के जवाब देने को तैयार हूं। मेरे को एक चीज बताइए, इस देश के अंदर एक नोशन जो है कि गरीबी हटाओ, आया, कितना टाइम उसके ऊपर काम हुआ और उसके क्या रिजल्ट हुए, ये हमको जरूर सोचना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने अलग क्या करा और कहां से अलग शुरू हुई? इस सरकार ने सबसे पहला काम यह करा कि जो एक गरीब के लिए सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर। चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे वो खाद्य सामग्री का हो, चाहे वो मनरेगा को सुदृढ़ करने का, ठीक करने का हो, या और कोई विषय हो, वो सारे इस सरकार ने काम करे और बाकायदा ये काम करके लोगों ने देखे। चाहे वो उज्ज्वला योजना थी, चाहे वो मुद्रा योजना थी, लोगों को बेनिफिट हुआ, लोगों ने बनाया, लोगों ने उसके ऊपर सराहा और वापस लेकर आए। आज जब हम बात करते हैं तो आज भारत के अंदर वन नेशन वन पीडीएस कार्ड, राशन कार्ड, ये जो व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, ये 70 साल में नहीं आई थी साहब। आप ये बताइए कितने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड है, आप ये बता दीजिए। कितनों के पास बीपीएल कार्ड है? क्या सभी के पास है? सर देखिए, एक फर्क है, पहले बीपीएल कार्ड के विषय अलग होते थे, हाँ। किस मानक अलग होते थे। आज हमने 1,80,000, 1,60,000, 1,80,000 रुपए साल के इनकम को कर दिया हुआ है। उसके अलावा हमने किसानों के जो रूरल एरिया में है, उनके लिए हमने इन्हें जो लैंड होल्डिंग है उसको बढ़ा के उसको रखा है, ताकि ये रहे कि छोटे किसान जो कमजोर हैं उनको भी फायदा मिले। और ऐसा नहीं है, हमने प्रदेशों को इस समय भी, जिस समय ये कोरोना की महामारी है, हमने एक्सेस ग्रेन दिया है। और हमने सबसे बड़ा काम जो 5 लाख रुपए की जो एक मेडिकल इंश्योरेंस की बात है, जिसमें 1 करोड़ से और ज्यादा लोगों ने बेनिफिट उठाया है, और जिसमें एवरेज जो है 14 से 15 हजार रुपए पर पर्सन है, तो 14-15 हजार करोड़ रुपए का बेनिफिट गरीबों को तो ही गया है।
रमन जी, जो और आप कुछ ये आंकड़े स्टेट बता ऐसे रहे हैं, हैं- लेकिन यहां हम ये भी अपनी रिपोर्ट में ये बातें तमाम दर्शकों को बता चुके हैं, अपनी रिपोर्ट में भी दिखा चुके हैं कि जो हंगर रिपोर्ट आ रही है उसमें लगातार हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें किस तरह से 2014 के बाद लगातार जो स्थितियां हैं वो खराब होती जा रही है। आपको चंद्रशेखर छोटी जी, सी आंकड़ा आपसे बता आपके देता हूं, जानना आपको चाहूंगा, नहीं बताऊं। भूख से लगातार आपको मौतों छोटा की सा जो आंकड़ा बातें हैं बता वो देता सामने आ रही है। हूं। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुनिए। भूख से होने वाली जो मौत है आपको हम एक छोटा सभी सा के लिए आंकड़ा आज की बता तारीख देता में हूं, उसका जवाब कितनी दे बड़ी दीजिएगा। चुनौती मानते हैं आप इसे? अगर ना मानी जाए तो विरोध, तो राष्ट्रद्रोह, तो फिर तमाम चीजें ऐसी हैं कि वो विपक्ष जैसी हैं। दरअसल देश में सरकार से बहुत दशकों से, मान लीजिए सरकार कांग्रेस की थी, तो फिर सरकार से एक उम्मीद लोगों को जगी कि अगर सरकार परिवर्तित होती है तो एक बड़ा काम देश में होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार आई, सरकार ने जो काम किए, काम होते रहे, बयान आते रहे, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्था अब देखने को मिली उससे कहीं सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है। इस बात को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। यही बात आप 2019 में करते थे। 2019 में भी यही बातें करते थे साहब, और आपने एक सुप्रीम कोर्ट के नाम पे भी झूठ बोलना शुरू करा, सब कुछ करा, लेकिन देश ने क्या करा? नहीं, देश ने आपको क्या 3 लगता है, और 3 की कुपोषण गोली और मारी आपको। भुखमरी क्या सरकार का एजेंडा आज की तारीख में है 2020 में? सरकार का एजेंडा गरीब को समर्पित है। अरे और वो गरीब तो, वो गरीब हर तो गरीब को ध्यान दिया है सरकार ने, चाहे वो विधवा हो उनको पहुंचाया है, किसान को पहुंचाया है, नवीन, जो निम्न आय वर्ग का है उसको पहुंचाया है। तो अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ हमने पहुंचाया है, तो खाना जो होने के मनरेगा में बाद थे, भी जो मुद्रा ग्लोबल योजना में थे, हंगर उन इंडेक्स सबको में दिया। भारत की रेडी स्थिति आखिर दयनीय क्यों है, उसका सवाल का जवाब दे दीजिए। सर आप तो मेरे को ये बताओ, रेडी पटरी वालों को कौन लोन देता था? मैं इस सरकार ने आपसे दिया। गरीब और भुखमरी पे बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि तमाम हमने जो सुविधाएं वो दी है, खाना है, तो खाना होने के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति आज की तारीख में दयनीय है, वो क्यों है? चलिए आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले अभी मैं नवीन शर्मा जी के पास आ जाता हूं। नवीन जी, जिस तरह से चंद्रशेखर जी ने अपनी बात शुरुआत में कही थी कि अगर इस देश में कांग्रेस की बात की जाए तो राज किया है, तो आज उठ रहे भूख से मौतों के सवाल के लिए क्या लगता है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है? सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, बेरोजगारी तो बहुत दूर की बात है। आज मजदूर जो भाई आज सड़कों पे चल रहे हैं, भूख, बेरोजगार हैं, भूख से मर रहे हैं, ये सारी सरकार की देन है। सरकार अगर समय पे चाहती तो इनको पलायन भी करा सकती थी, इनको घर भी पहुंचा सकती थी, परंतु जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने फैसले लिए और जिन योजनाओं की हमारे मलिक साहब बात कर रहे हैं, ये योजनाएं सिर्फ किताबों में है। अब तक एक भी योजना का आप मुझे ये बता दीजिए किसके खाते में कितना पैसा गया और किस हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। सिर्फ लोन, आज एक मजदूर जो सड़क पे चल रहा है उसको लोन चाहिए, कौन लोन देगा उसको? आज उसको रोटी चाहिए, आज मुद्दा सिर्फ रोटी का है उनके लिए। आज उनके पास ना नौकरी है ना कुछ है, सिर्फ आज राजनीतिक की बात कोई नहीं है इसमें। सिर्फ आज उन मजदूरों की तकलीफ समझिए कि उनको भूख का इलाज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता जो योजनाएं गिनाने में लगे हुए हैं, आज उन मजदूरों के बीच में जाए, उनकी भूख मिटाने का काम करें। रमन जी आपके सर, पास ऐसा है। हाँ रमन जी, आप अपनी बात रखिए, फिर हाँ, सवाल करें। ऐसा है। आपके लोग 15,000 रुपए का जूता पहन के सड़क पे चलने, बिना जूता पहने, बिना चप्पल पहने महिला को, एक ही महिला आपके युवराज के पास भी और प्रिंसेस के पास भी जाती हैं, वो अलग विषय है। लेकिन 15,000 का जूता पहन के आप लोग वहां बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपसे अभी एक सवाल पूछता हूं, जब दिल्ली के अंदर ये मजदूरों के साथ खेल खेला जा रहा था, उन्हें गलत भ्रमित करा जा रहा था और वो जाके पहुंचे बॉर्डर पे, उस समय कांग्रेस चुप रही, तब आम आदमी पार्टी के साथ चुप बैठकर तमाशा देखती रही। अब मैं एक और चीज पूछता हूं, ये जो बात आती है 1000 बसों की, मैं उस पर भी नहीं जाता जो आपके प्रिंसेस ने करा। मैं तो इतना सा चीज जानना चाहता हूं कि जब आपको ये पता था कि कोरोना जैसी बीमारी जिसके लिए युवराज बार बार आके बोलते थे,
कि वो संक्रमण से फैल सकती है। तो उस समय जब पलायन की स्थिति आई तो आप लोगों ने विपक्ष में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, तो बैठ के लोगों को ये क्यों नहीं बोला कि अभी आप मत जाइए, सरकार ने सारा अरेंजमेंट कराया, आपको भी पता था, महाराज कहाँ थे, आपने घी डालने का काम करा, लेकिन आपने उसको ठंडा करने का काम कभी नहीं करा। रमन राय जी, आप तमाम सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी बता दीजिए, रमन राय जी दोनों अपनी एक एक करके बात रखिए। रमन राय जी आप ये बता दीजिए, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए बेरोजगारी और भूख से जो लोग मर रहे हैं उनके लिए सत्ता में बैठी सरकार क्या कुछ कर रही है? आप सवाल मत पूछिए, इस चीज का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बताता हूं। जो 3 महीने आज लगभग हो गए, हम इन 3 महीनों के अंदर राशन डबल कर दिया और पिकअप भी जो व्यवस्था का था वो बढ़ाया। उसके अलावा जो किसानों को हमने पहुंचाना था उनके डायरेक्ट खाते में वो पहुंचाया, जो गरीबों को विधवा को देना था वो भी दिया, विकलांगों को देना था वो भी दिया। तो बताओ कोई आंकड़ा है तो दिखाओ। उनके खाते में, आपके खाते में नहीं पहुंचा। अरे नवीन जी, राजीव गांधी कहते थे 15 रुपए पहुंचे, हमने पूरा रुपया पहुंचाया। आपके पास आना चाहूंगा रमन जी, जिस तरह से कह रहे हैं वो आंकड़े भी कह रहे हैं कि हम तो लगातार भाई भूखों के लिए, बेरोजगारों के लिए लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें 2019 तक लगातार हमने देखा क्या कुछ स्थिति आई। 2020 में भी अगर क्या लगता है अगर ये ही स्थिति रहती है तो इसके पिछड़ने के क्या कुछ दुष्परिणाम नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, भारत में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लिए नए साधन नहीं किए गए। सबको मौका दे रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं। लीजिए, चंद्रशेखर जी को अपनी बात रखने दीजिए। रमन जी सुन लीजिए, एक एक करके अपनी अपनी बात रखेंगे। रमन जी आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। अपना जवाब जो देना है, अपना जवाब जो देना है दे लीजिएगा। सर सुनिए, नड्डा जी की अध्यक्षता के अंदर भाजपा खाने के पैकेट दिए, 5 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब खाने के पैकेट दिए, 5 करोड़ के करीब राशन के किट दी और 5 करोड़ हमने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त की रोटी को भी नहीं पा रहे हैं आज के वक्त में। रमन जी सुन लीजिए, आपको जनादेश मिला है, जनादेश इसी बात के लिए मिला है कि आप सुन लिया कीजिए बात को लोगों की। मीडिया आपसे पूछना चाहता है, आपने कहा 10 करोड़ पैकेट मिले, आपके 20 करोड़ खाने हमने बांटे हैं। आपने पैकेट गिन लिए खाने के गरीबों के, यही बहुत बड़ी बात है, यही देश का दुर्भाग्य है। हमारा ये भी है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मीडिया में जब सवाल पूछते हैं तो कम से कम ये भी पूछा करें कि समानांतर तुलनाएं करें। बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे क्योंकि आप ही की सरकार और आप ही की पार्टी लगातार ये दावे वादे करती है। 2022 तक सबको घर देने का वादा करने वाली सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन आज अगर बेघर की बात हो रही है, भटकते भूखे प्यासे लोगों की बात हो रही है, तो एक वक्त की रोटी भी कुछ ऐसे हैं जिनके नसीब में नहीं है। और हम बार बार ये सवाल करेंगे, किसने चलाई फ्रीओं में आपको? रमन जी, किसने चलाई? रमन जी सुनिए, कौन लेकर आया? अरे रमन जी सुन तो लीजिए। आपको ये लगता है कि जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो राष्ट्रद्रोही है और कोई मीडिया में आपसे सवाल पूछ रहा है, अगर आपके हक में बात नहीं कर रहा है तो मीडिया नहीं है, आपके हक में बोलने वाला मीडिया है। आप सुनिए मेरी बात को, नवीन जी मैं आपसे सवाल, नवीन जी आप सुनिए मेरे को, रमन जी सुनिए, नवीन जी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। नवीन जी, जिस तरह राष्ट्रवाद का दुशाला भूख को उड़ाया गया है, सियासत को शर्म बिल्कुल नहीं आती है कि खाने के गरीबों के पैकेट गिने जा रहे हैं, 15,000 का जूता देखा जा रहा है, बसों की लिस्ट देखी जा रही है, तमाम राजनीति पे राजनीति, सियासत पे सियासत की जा रही है। ऐसे समय पे सियासत न होके सत्ता पक्ष को, जिसको जनादेश मिला है, क्या उसको गरीब की रक्षा करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? मैं सर आपको एक ही उत्तर दूंगा इस चीज का, जिस हिसाब से अगर कांग्रेस कुछ करना चाह रही है तो ये जेलों में बंद कर रहे हैं, उठा कर बसें बंद कर रही हैं। अगर कोई किसी की हेल्प करना चाहे, कोई मदद करना चाह रहे हैं तो ये आकर उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप प्रियंका जी द्वारा बस देख लीजिए, आप लल्लू जी जो हमारे प्रदेश राजस्थान में अरे रमन जी पूछ लेंगे आपसे,
रमन आप जी, सुनिए, सुन सुनने लीजिए। की भी हिम्मत हाँ। रखिए रमन जी, सुनने की भी हिम्मत रखिए। जिस गहलोत से भी हिसाब से- पूछेगा 19 लाख रुपया क्यों मांगा था अरे, रात को बच्चों को रमन जाने के जी, लिए? सुन आपसे लीजिए। पूछ लेंगे जाने रमन नहीं सुन जी, देंगे, छोटा सा। अगर रमन कोई जी कुछ पूछ करना लेंगे चाह रहा आपसे। है तो उसको रमन जी, आपको मैं रोकने ये का कहना काम चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जब भूख द्वारा पर सवाल किया खड़ा जा रहा होता है तो सियासत के चरित्र पर भी सवाल खड़ा होता है। आपसे हम जवाब ले लेंगे, अभी इन्हें अपनी बात रखने दीजिए। नवीन जी, अपनी बात को बताएं। जारी रखिए। मैं सर एक चीज बताना चाह रहा था, जिस हिसाब से अगर कांग्रेस कुछ काम करना चाह रही है, अब आज कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ गरीबों को उनको खाने का है। अगर कांग्रेस उसमें हाथ बटा रही है तो भाजपा को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जिससे वो अब ताकतों पे आ चुकी है। बच्चे रुकवाना, प्रदेश अध्यक्ष को अंदर करना, अभी तक हमारे जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अभी तक अंदर रखा हुआ है। आप ये देखिए, सिर्फ उनका अपराध ये था कि वो एक मदद कर रहे थे। उसके बाद हमारे प्रदेश दिल्ली के उनको निगरानी में ले लिया गया, वो सिर्फ मदद कर रहे थे। आप हरियाणा को देख लीजिए, हरियाणा में भी हर प्रकार में अगर कोई मदद कर रहा है तो ये महानुभाव आकर उसको रुकवा रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप राजनीति कर रहे हैं या मजदूरों की मदद कर रहे हैं? आप बस लेकिन एक नवीन बात का जी, जवाब दीजिए। यहां बात अगर भुखमरी की हो रही तो हमारे देश में भुखमरी तो बहुत सालों से चली आ रही है। आपसे भी जानना चाहूंगा, आखिर अब तक आपकी पार्टी ने अब तक कोई बड़े उपाय क्यों नहीं खोजे इसके? क्योंकि ये भुखमरी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुई है, बहुत पहले से चली आ रही है। अभी इनसे ये भी पूछ लीजिए, भुखमरी का पंजाब, आंकड़ा सर आज आपको दिखाया राजस्थान, जा रहा है इससे क्यों कि भुखमरी भुखमरी है? देश के अंदर इतनी थी। अगर देश के अंदर भुखमरी को अगर कम किया गया है, अगर उसको किसी न्यूनतम उस पर लाया गया है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया है। कांग्रेस ये मनरेगा जो आज गिनवा रहे हैं, ये मनरेगा कांग्रेस द्वारा देन दी गई है। तो क्या लगता है आपकी आखिर धन्यवाद कमी जो में है पतीला वो, बना हम दिया। यहां पर उसका सॉल्यूशन भी जानना चाहेंगे। क्या लगता है कमी क्या है? खाद्य सुरक्षा कानून है, क्या वो विफल नजर आ रहा है? यहां पर क्या कुछ कमी नजर आ रही है आपको? कमी तो सर आज भारतीय जनता पार्टी बताए कमी क्या है। आज सत्ताधारी पार्टी ये बैठी हुई है, ये अपने बताए कि आप किस चीज में विफल है। विफल तो बताते नहीं है, उपलब्धियां गिनवाते, पर उपलब्धियां भी सिर्फ किताबों के अंदर, ना कि चंद्रशेखर जी, आंकड़े। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, क्या लगता है उसमें कितने सुधार की जरूरत है जिससे ये भुखमरी खत्म हो सके भारत में? देखिए, अगर आप दो सेक्टर हैं भारत में, अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का प्रतिशत है वो सड़कें बनी हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा, तमाम चीज़ें इस बात को स्वीकार करना होगा। लेकिन वर्तमान में जो अव्यवस्था निकल के आई है, जैसे युवा को रोजगार नहीं मिला, उसके लिए आप उपलब्धियों का बखान नहीं कर सकते। देश में नए उद्योग धंधों की कहीं एक बढ़त होनी थी, वो नहीं हो पाई, और महज योजनाओं को गिना गिना के सरकार को चलाया जाता रहा। अब आज आप देखिए, जब लोगों के आंसू नहीं सूखे हैं, कोरोना में भूखे लोग अपने घरों में बैठे हैं, आधी आधी रोटी बांट के खा रहे हैं, एक रोटी के 4-4 हिस्से करके खा रहे हैं, वहाँ बीजेपी उपलब्धियों का बखान करने जनसंपर्क अभियान चला रही है। तो ये शर्मिंदगी का विषय नहीं है, तो और क्या हो सकता है बताइए आप? रमन जी, अगर बच्चे और जो युवा है वो ही स्वस्थ नहीं होंगे तो आप ये बताइए भारत की आर्थिक तरक्की आखिर कैसे होगी? तो ऐसा है, मैं तो इतनी सी बात बोलता हूं। चलिए, आपने बीजेपी पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया, आपका फर्ज है, आपने लगा दिया। विश्लेषक जो हैं उन्होंने अपने विवेक से अपनी टिप्पणी करी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बोलना वो भी बोला। ठीक है। तो मेरा इतना सा सामने आपके है और आपके माध्यम से आपके दर्शकों पे कि हमारे में तो चलिए आपने बोल दिया कि ये गलत है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो 3 राज्य हैं और चौथे 5वें जो इनके जो रिश्तेदारी वाले राज्य हैं, तो सीधे राज्य जो हो गए पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और बाद में ये अपना जो केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सारे अमृत वाले क्षेत्रों में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। रमन जी, एक ही बात कहना चाहूंगा, आप जो राज्य गिना रहे हैं, मैं पूरे देश भर की अगर बात कर लूं, आज पूरे देश में इस तरह के हालात हैं, रोटी के लाले पड़े हैं, मजदूरी छिन गई है, और अगर किसी को अपनी रोटी के लिए शहर छोड़कर किसी गांव में जाना पड़े, वो चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, उनको अपने घर भागना पड़े, तो ये आपकी पार्टी के लिए, आपकी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। नवीन जी, रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय का अभाव है, फिर आपसे जरूर जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर तमाम बातें करेंगे। तो भूख पर सवाल खड़ा हो रहा है, सियासत के चरित्र पर बातें हो रही है, और ये चर्चा
लगातार जारी रहेगी। हम यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ये शो की जज में है टैलेंट, अपने साथ पूरी दुनिया को थिरकने पर मजबूर करने का। उस अल्टीमेट टैलेंट रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए हम हैं बेताब। क्या आप भी हैं तैयार? कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANP न्यूज। जो डांस के दीवानों के लिए बनेगा एक नई मिसाल। उस मुकाम पर गूंजेगी बस एक ही आवाज। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भूख की, भुखमरी की और तमाम तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। आज की तारीख में करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। गरीब की भूख को देखने वाली सियासत की आंखें जो है वो यहां पर कहीं नजर नहीं आ रही है। सरकार गरीबों और मजदूरों को रोटी का झूठा दिलासा दे रही है। सत्ता पर काबिज तो हो रही है लेकिन गरीबों के लिए बोलने वाले जो शब्द हैं वो सत्ता की बाढ़ में आकर बह जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त चंद्रशेखर त्रिशूल पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, भुखमरी की बात हम कर रहे हैं तो भुखमरी देश की ग्रोथ स्टोरी के लिए हम बात करें तो ग्रोथ स्टोरी के लिए भुखमरी कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप? देखिए, अगर देश को समृद्ध करना है तो उसकी युवा पीढ़ी, उसकी नवजात पीढ़ी, उसके जो शिशु हैं और जहां गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको पोषण नहीं मिला, उनके पोषण की व्यवस्था नहीं हुई, आप सैनिटरी नैपकिन, आज देश में तमाम रूरल सेक्टर में महिलाओं की मृत्यु हो रही है, इसको लेके कहीं महिला जो जनित बीमारियां होती हैं उनको लेके, बावजूद इसके आप GST लगा रहे हैं, बावजूद इसके आपने विश्व बैंक ने अभी आपको 7500 करोड़ रुपए दिए हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए। क्यों लिए हैं आपने? सामाजिक सुरक्षा के लिए हैं, तो इसका मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रही है। अब सामाजिक सुरक्षा के लिए आपने पैसे लिए हैं, आप सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप वंचित की, शोषित की, पिछड़ों के, सबके अधिकार की बात कर रहे हैं। इस बात को कहते कहते आप जनादेश लेके सत्ता में आए हैं, दिल्ली तक पहुंचे हैं,
तब आपका फर्ज बनता है इसको पुख्ता करें और ऐसी बातों के लिए कृत संकल्पित रहें। अगर कहीं पे मजदूर पटरी पे कटता है, अगर कहीं मजदूर सड़क पे मरता है, देश में आपदा की स्थिति में अगर गरीब की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो ये जनादेश के खिलाफ है, ये उस सरकार के खिलाफ है जो सरकार सत्ता में बैठी है। उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कोई एक भी व्यक्ति भूख से मर रहा है या कहीं आपदा से मर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और हम ये कैसे तय करें कि उस जिम्मेदारी को किस तरह से पूरा किया जा सके। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी, अगर हम कोरोना काल की बात करें, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, तो इसके बाद में जो भी सबसे ज्यादा खामियाजा है आर्थिक तौर पर, क्या लगता है कमजोर लोग जो हैं, जो गरीब हैं, उन्हें कितना भुगतना पड़ा है या आने वाले दिनों में कितना भुगतना पड़ सकता है? देखिए, व्यापारी उद्योगपति बैंक का लोन ले लेगा, सारा काम कर लेगा, कर्मचारी वर्ग को तनख्वाह मिल जाएगी, उसको वेतन मिल जाएगा और तमाम वर्ग है उनकी सुरक्षा के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन गरीब की सुरक्षा क्या क्या रास्ता है? 500 रुपए दे के आप ये चाहते हैं वो राशन भी ले ले, दाल भी ले ले, चीनी भी ले ले, पूरे घर में अपने जो 5 बच्चे हैं, 5 जो अपना घर है उसको खाना खिला दे। तमाम तरह की अपेक्षाएं आपने उसको 500 रुपए दे के पाल रखी हैं। ये भी राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम नहीं है। अगर और उसके बाद आप अपनी किताबों में छपवाएं उसको कि हमने गरीब की ऐसी मदद की, 20 करोड़ पैकेट बांट दिए खाने के। पैकेट कैसे बांटे गए खाने के? उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, प्रदेश अध्यक्ष ने लिखवा दिया जिला अध्यक्षों से पूछ के। ये किसने देखा कि किसने कितने पैकेट बांटे हैं? ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाई और आप सत्ता पक्ष में बैठ के जनसंपर्क अभियान चलाते हैं। अभी देश का घाव सूखा नहीं है, कोरोना से देश उभरा नहीं है। जो 20 साल से कमा रहे थे वो अपनी कमाई एक बैग में लेके अपने घर तक पहुंचे फटेहाल होके। अब फटेहाल होने के बाद, घर पहुंचने के बाद उनको कैसे रोजगार मुहैया होगा, इस बात की कोई चिंता नहीं है। 20 लाख करोड़ आया है, वो कैसे बटेगा, कहां बटेगा? आपने उद्योगपतियों के तमाम सेक्टर गिना दिए, किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ भूख से पीड़ित हैं, जो अप्रवासी हैं, उनको सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। पैकेट गिनने से कुछ नहीं होगा। तो इसका आखिर क्या कुछ उपाय नजर आ रहा है? सरकार को किस कदम की ओर आगे बढ़ना चाहिए कि जिससे कि जो भुखमरी है वो इस देश में खत्म हो सके? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, क्या उसमें सुधार लाना चाहिए? जो सुरक्षा कानून है, खाद्य सुरक्षा कानून, क्या उसको सुचारू रूप से करना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार जिस तरह उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, क्रिकेट के मैदानों के लिए काम कर रही है, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, उसी तरह सरकार को अब गरीबों के लिए भी काम करना चाहिए कि 500 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। उनकी रक्षा कैसे हो, उनके रोजगार के साधन कैसे विकसित हो, इस बात पे फोकस करना होगा। एमएसएमई में उनको रोजगार मिलने वाला है, लेकिन एमएसएमई कब डेवलप होंगी, कब उनका संचालन होगा, इस बात को तय करना होगा। कितने करोड़ मजदूर आज अपने घरों में पहुंच चुके हैं, उनको वहां राशन कैसे मुहैया होगा, ये सरकार को तय करना होगा। अगर ये तय नहीं किया तो देश में आने वाले दिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हास के दिन होंगे और लोकतंत्र से जवाब मांगा जाएगा कि सरकार ने उनके लिए क्या किया। लोग भूखों मर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार को यह तय करना होगा, क्योंकि आज के वक्त में, आज की तारीख में भी जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, नम्रता नारायण, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नम्रता जी एएनबी न्यूज में आपका। नम्रता जी, कोरोना का डर है, भूखमरी की इस तरह से नजर आ रही है, डगर है, और अगर हम बात करें मदद जो है वो नहीं मिल रही है, तो बगैर मदद के भूखमरी में जो लोग जी रहे हैं उनकी जिंदगी जो है वो आखिर कैसे पार होगी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से तस्वीर सामने आई है, पूरे देश की तस्वीर सामने आई है। तो मैंने इस पूरे दौर में ये देखा कि जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है, लेबर मिनिस्ट्री का क्या काम है। हमारे यहाँ इतने बड़ी संख्या में अनरिकॉग्नाइज्ड जो हमारे लेबर्स हो गए, उनको उनकी संख्या किसने नोट की? किसी ने नोट नहीं की। कहाँ नौकरी कर रहे हैं वो, कहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता है। तो सरकार की खामी तो यहीं से शुरू हो जाती है। अब जब ये पूरा सामने मामला आ चुका है तो सरकार को सबसे पहले अभी तो इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आज ही मैं पेपर में पढ़ रही थी
कि जो अब एंटरप्रेन्योर्स है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि अब लेबर उनके पास नहीं है तो अब वो क्या करे, तो उनको वापस बुलाने के लिए वो ट्रेन की टिकट और गाड़ियां और जितने भी कन्वेंस है वो कर रही है। तो अब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ताकि आपकी जरूरत है, लेकिन जब आपकी जरूरत नहीं थी तो आपने नहीं देखा क्या कि उनको क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात ये कि आपको देखना पड़ेगा कि आप उनकी जरूरत को भी समझे। आज आप गांव में जाइए और लेबर से कहिए कि दिल्ली में आओ तुम्हें नौकरी मिलेगी, आज वो आने को तैयार नहीं होगा, वो सूखी रोटी अपने गांव में खाएगा लेकिन यहाँ मरने के लिए नहीं आएगा। आप कितने लेबर को आप बुला पाएंगे? बहुत कम संख्या में वापस भी आएंगे। हाँ, गाँव में भी उनकी मजबूरी है, न वहां पर रोजगार है, कुछ नहीं है, तो ऐसे लोग आएंगे। लेकिन अगर उनको जरा सा भी रास्ता मिलता है कि वो किसानी करके कर सकते हैं या कुछ रास्ता निकाले, तो मुझे नहीं लगता है कि लेबर वापस आना चाहिए। आपने उनके साथ इतना बुरा किया है, आपने उनको जानवरों से भी बुरा किया है। हर सरकार अपने हिसाब से प्लानिंग बना रही है, कौन क्या कर रहा है ये नहीं जानते हैं, तो इस तरीके से काम नहीं होता। नम्रता जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टियों की तरफ से लग रहे हैं, लेकिन आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे भारत में जो भुखमरी की जो स्थिति है, क्या लगता है वो आखिर कैसे सुधर सकती है? इसमें ईयरफोन नहीं लगता है नीतीश जी। नम्रता जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? नम्रता जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भी ये भूख के खिलाफ जंग इस वक्त नजर आ रही है भारत में, क्या लगता है ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से भारत में जो भुखमरी की स्थिति है वो कहीं भी सुधार की ओर जाती हुई नहीं नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात, इन जो आंकड़े की किताबें आप बखान कर रहे हैं, आप देखिए पूरे इतने कोरोना काल में श्रम मंत्री जो देश के हैं, लेबर मिनिस्टर, उनका एक बयान आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये कितनी शर्मनाक बात है कि श्रम मंत्री बोल नहीं पाए कि हम किस तरह कहीं श्रम और रोजगार को पुख्ता करने वाले हैं। इतने करोड़ों अप्रवासी मजदूर अपने घरों से कहीं जहां पे उन्होंने 20-20 साल से अपनी रिहाइश बना रखी थी, उसको छोड़ के एक छोटे से बैग में सामान लेके अपने घर पहुंचे, कहीं श्रम मंत्री का बयान नहीं आता है। अधिकांश राज्यों में तमाम सरकारें ये आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, वहाँ कांग्रेस की, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ किसी श्रम मंत्री का बयान नहीं आया। तो ये सबसे शर्मनाक विषय है कि आप तमाम चीज़ों को राजनीतिक कहीं चश्मे से देख रहे हैं, राजनीतिक कहीं चश्मे से उसको तौल रहे हैं और कहीं अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए बयान जारी कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि देश में जो हाल आज है और जिस तरह सरकार से जो उम्मीदें थीं, तमाम सरकार से एक बहुत बड़ी उम्मीद ये थी कि देश में सरकार बदली है, नया कुछ होगा। राम मंदिर बनाइए, बहुत अच्छी बात है, जनभावनाओं का प्रतीक है, लेकिन तमाम धारा 370 हटाइए, बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति का प्रतीक है। लेकिन जो देश का नागरिक है, जो देश का, जिसने आपको वोट देके जनादेश देके चुना है, जिसका लोकतांत्रिक अधिकार है अपना, अगर वो भूखे मर जाता है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, ये भी कहीं जनादेश का अपमान है। तो इस जनादेश का सम्मान करना सरकार को चाहिए और उपलब्धियों का बखान करने के बजाय, जनसंपर्क अभियान चलाने के बजाय, कहीं सरकार को जमीनी स्तर पर इस बात की कहीं तैयारी करनी चाहिए कि उनको न्याय कैसे मिले, सामाजिक सुरक्षा कैसे हो गरीब की। तो सबको रोटी का जो सरकार नारा देती है, क्या लगता है वो सिर्फ एक नारा ही है? और लगातार जो रिपोर्ट आ रही है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था किस तरह से जो हंगर रिपोर्ट आई है, हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2014 से लेके 2019 तक, अब तक जो आंकड़े आ चुके हैं 2020 में भी ये रिपोर्ट आएगी। क्या लगता है लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह आ रहा है कि भुखमरी जो है वो कहीं भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो स्थिति है और भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। आखिर कमी कहां नजर आ रही है? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार निचले पायदान पे जाता रहा है। आप जिस सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहीं दिखाई दे रही है। अगर आपने सामाजिक सुरक्षा तय की होती तो ये इंडेक्स इतना नहीं बढ़ता, आप लगातार नीचे आते चले गए। तो इसका मतलब है कि जो सुरक्षा पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई। आप महज बयान जारी करते रहे, आप बातें करते रहे। आपको जो एक गाइडलाइन बनानी चाहिए थी कि कैसे गरीब की रक्षा होगी, वो नहीं बनाई गई। मनरेगा जैसी स्कीम कांग्रेस अपने शासनकाल में लाई, आपको उसको कहीं इनहेंस करना चाहिए था, उसको कहीं डेवलप करना चाहिए था, उसमें कहीं ऐसे कोई बिंदु जोड़ने चाहिए थे जिससे जमीन पर फायदा हो, फायदा दुगना हो सके। स्वामीनाथन कमेटी की आयोग की रिपोर्ट को आप राजनीतिक कहीं लाभ के लिए एक एक बिंदुओं में, दो दो बिंदुओं में जारी करते रहे। और तमाम चीजें ऐसी है
कि अगर आज भारत का ग्रामीण क्षेत्र, स्वयं महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत गांव में बसता है, अगर आपने उस गांव को उजाड़ दिया तो फिर ये शहर बचे नहीं रह पाएंगे। ये शहरों की सड़कें, ये बड़ी बिल्डिंगें, ऊंचे मकान, इनकी रंगाई पुताई सब उन्हीं मजदूरों ने की है जो गांव से शहर पहुंचे थे। उन्होंने इन शहरों को सजाया है। अगर वो कहीं परेशान हुए तो ना ये शहर सजेंगे, ना ये चमकता दमकता भारत दिखेगा, ना ये चमकती दमकती दिल्ली की दीवारें दिखेंगी। इस बात की चिंता बहुत गहरे से करनी होगी। जनादेश में आप बैठे हैं, सत्ता में आप बैठे हैं, आपको ये बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि किस तरह गरीब को फायदा मिले। पार्टी को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, नम्रता नारायण जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और श्वेता रोशनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एएनबी न्यूज में। श्वेता जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है। श्वेता रश्मि मेरा नाम प्लीज करेक्ट कर लीजिए। रोशनी। श्वेता रश्मि जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आजाद भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आजाद भारत में आज की तारीख में भी भुखमरी जारी है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, भारत में अगर हम भुखमरी की बात करें तो भुखमरी का जो आंकड़ा है वो कई सालों का अगर आप उठा के देखें तो बहुत ज्यादा है। 2006 से लेकर 2016 तक जो हमारे भारत की गरीबी और भुखमरी की एक आंकड़ा निकल के आया था वो 27.10 का था। और अगर हम केवल लास्ट ईयर की बात कर ले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर ले, तो 117 देशों में भारत का 102वां स्थान था। अभी कोरोना के चक्कर में जो हालात है पूरे देश में, उसमें भारत की जो ये 102 नंबर के पायदान है वो उछल के बहुत तेजी से ऊपर आने वाला है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है कि वो खुद के खाने पीने के लिए कोई भी चीज या किसी भी तरीके की व्यवस्था कर सके। इसका जो सबसे बड़ा कारण है जो आपने पूछा, उसमें सिर्फ एक भुखमरी के बढ़ने के पीछे जनसंख्या है, खराब स्वास्थ्य है, और भी कई तरीके की चीजें हैं जिसका इसके ऊपर स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, नम्रता जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है भूख से जो मौतें नजर आ रही है अपने भारत में, क्या लगता है सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो किसकी बनती है? नम्रता जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नम्रता जी, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। मैं श्वेता जी, ये सवाल आप जी इसका जवाब जानना चाहूंगा आपसे। बताएं लोकेश। श्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस वक्त में भूख से जो जितनी भी मौतें नजर आ रही है भारत में, क्या लगता है सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे पहले जिम्मेदारी तो ये सरकार की बनती है, क्योंकि एक नागरिकों का कर्तव्य जो होता है उसकी पूर्ति का सारा दामोदार सरकार के कंधे पे होता है। उसके लिए बनाई गई पॉलिसीज होती हैं, उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था इम्प्लीमेंट में लानी है, किस तरीके की चीजें करनी है जिससे हमारे नागरिकों को ठीक तरीके से अपने जीवन यापन के लिए रोजगार मिल सके, उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सके। तो मुख्यतः पहले और सिर्फ पहली जो मेरी समझ से जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारी सरकार की है, वो पॉलिसी बनाने वाली जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन जो स्थिति है वो लगातार दयनीय होती जा रही है। धन्यवाद नम्रता जी, श्वेता जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है और सरकार गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं भी बनाती है, क्या लगता है फिर भी जो गरीब है वो भूख से आज मर रहा है, आखिर कहां कमी रह रही है? जब सरकार कह रही है कि हां भी हमारी जिम्मेदारी भी है और हम योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को आज भी मजबूर हैं। देखिए, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तमाम कोरोना के लॉकडाउन के बाद अब जिस तरह का असर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, मानवता बिल्कुल शर्मसार होने वाली है। दुर्भिक्षता के दिन आपको बहुत नज़दीक से देखने को मिल जाएंगे। करोड़ों लोग जो अपना रोजगार नहीं कर पाए हैं, जिनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपना इलाज करा लें, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा की बात बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात है कि उनके पेट तक रोटी मिल जाए उन्हें दो, ये बहुत बड़ी बात है। और वो रोटी कहीं नज़र नहीं आती, उपलब्धियों के आंकड़े नज़र आते हैं।
एक दूसरे पे सियासत का आरोप प्रत्यारोप नजर आता है, राजनीतिक बयानबाजी नजर आती है। और अगर उस गरीब को मदद नहीं मिली तो आप देखिए ये तमाम लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां विफल हैं। फिर आप देश के विकास की बात नहीं कर सकते, सबके साथ सबके विकास की बात नहीं कर सकते, और आप वो बात नहीं कर सकते जो लोगों की आपसे उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीदों को बहुत पूरा करना होगा, और तमाम लोग, करोड़ों लोग जो आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, कहीं उन नजरों में आपको ऊपर उठना होगा। अब उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना होगा। तो जो गरीबों पर राजनीति लगातार हो रही है, जिस तरह से बातें तमाम सामने निकल कर आई, तमाम पार्टियों ने अपनी बातें रखी, क्या लगता है जो गरीब भूख से बेहाल है, लेकिन जो राजनीति हो रही है वो आखिर कब तक चलेगी और कब इंसाफ मिलेगा गरीब को, और भुखमरी आखिर कब देश से निकलेगी यहां से? देखिए, अब आप कितनी बड़ी बात है कि वो खाने के पैकेट बांटते हुए राजनेताओं ने, छोटे छोटे नेताओं ने फोटो खिंचवाए। कैसे कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एकदम गरीब है या वो सम्मान की रोटी नहीं खा सकता? अगर आपने 20 करोड़ पैकेट कहीं पार्टी ने दिए या किसी भी दल ने दिए, किसी राजनीतिक दल ने दिए, किसी भी दल ने बांटे, अगर आपने उनकी फोटो सार्वजनिक की सोशल मीडिया पे, ये भी उस गरीब का अपमान है। और ये भी उस गरीब का अपमान है कि वो आपकी तरफ देख रहा है, आप तमाम अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है, श्रम मंत्री सामने आए, वो कहें कि ये पैकेज गरीबों के लिए है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। ये पैकेज अप्रवासी मजदूरों के लिए है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस भारत के गांव के उस व्यक्ति का हिस्सा है जिसने भारत को इतनी मेहनत से भूखे पेट रह के चमकाया है, भारत के शहरों को उन्नतिशील बनाया है, भारत की उन्नति में सबसे अपना मजबूत हाथ निभाया है। अगर उनके हाथ को मजबूत नहीं किया गया, अगर उनके पेट को रोटी नहीं दी गई, तो इसका जवाब लोकतंत्र को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी देना होगा। लेकिन जो हुकूमत हाँकने का तमाशा है जो सत्ताधारी पार्टी की ओर से चल रहा है, वो कहां तक और कितना सही और गलत समझते हैं आप? एक तरफ एक ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, उनको रोटी जो है वो नसीब नहीं होती है, ऊपर से राजनीति होती है। तो क्या लगता है ये जो तमाशा नजर आ रहा है इस वक्त देश की राजनीति में, वो कितना गलत है? देखिए, अगर सियासत इसी तरह कहीं अपना स्तर गिराती रही तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि एक एक रोटी बांटते हुए एक एक मजदूर को कहीं नेता अपनी फोटो डाल दे सोशल मीडिया पे कि आज इतने मजदूरों को इतनी रोटी उपलब्ध करवाई गई। तो ये शर्मनाक है। और शर्मनाक ये भी है कि जिस तरह सियासत में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, भूख की कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहीं भारत का स्तर तो दिख रहा तमाम है। तरह की व्यवस्थाएं जो है वो इस वक्त नहीं हो रही है। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर शायना एनसी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शायना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। शायना जी, तमाम तरह की हमने बातें यहां पर कही और तमाम तरह की बातें सामने भी निकल कर आई। आपसे जानना चाहूंगा, सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो सोशल सेक्टर के लिए तमाम तरह की स्कीम चलाई जाती है। आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरह की स्कीम चलाई, मंत्रालय की तरफ से तमाम तरह की स्कीमें चलाई गई। लेकिन क्या बड़ी वजह आप मान रही हैं जो देश में ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आ रहा? और यह परिवर्तन अगर नजर नहीं आ रहा तो मिनिस्ट्री क्या कर रही है? नहीं, देखिए, मैं नहीं मानूंगी कि हमारे तरफ से प्रयत्न नहीं हुआ है। एमएसएमईज की आप बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, प्रिवेंटिंग ऑफ चिट फंड फ्रॉड, एक बिल जहां हमने देखा है कि हम देखें कि मैक्सिमम कमीशन आवाज एको हो रही है। मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है शायना जी, अपनी बात रखिए। देखिए, हमारा प्रयत्न यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स मिडिल क्लास के लिए एक स्टैगरिंग जो में आज सामने आ रही है, लेकिन लगातार जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भुखमरी कहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही है। शायना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जब भूख पर सवाल खड़ा होता है तो इस तरह के सियासत के चरित्र पर बातें जो हैं वो लगातार
नजर भी आती हैं। धन्यवाद चंद्रशेखर जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हर उस इंसान के लिए यह भुखमरी की जहां बात आती है तो सियासत के चरित्र पर बातें होना कोई अजूबा है वो नहीं है। तो भूख पर जो सवाल है वो खड़ा होता रहेगा और सियासत के चरित्र पर बातें होना कोई अजूबा नहीं रहेगा। हर उस इंसान के लिए सबसे जरूरी है जो अन्न खाता है और इस बात पर जो चुप्पियां साध लेते हैं तय मानिए वह इंसानियत के दोस्त नहीं दुश्मन माने जाएंगे। मसलन सरकार से यह पूछने की जरूरत अब भी है कि जनता के कितने लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, कितने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड है, और अगर यह कार्ड उनके पास हैं तो गरीब आज भी भूख से मरने को मजबूर क्यों हैं, और अगर नहीं है तो फिर सवाल यह भी है कि ये योजनाएं किसके लिए हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो इन योजनाओं का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की तो है, तो बात यह भी है कि कई कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, क्या उससे यह पूछा जाना जरूरी नहीं कि उसकी लिस्ट में कौन कौन से लाभार्थी हैं। अगर योजनाओं की रोशनी उन तक नहीं पहुंची तो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।